फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आई हूँ जीन प्याजे। ठीक है, ये अपना चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, आपका बीपीएससी हो, कोई भी हो, सब में ये इससे क्वेश्चंस बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं, बहुत क्वांटिटी में इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और आपको पता है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में अपने जो अपना सीटेट है उसमें तो 30 मार्क्स के आते हैं, तो उसमें तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फेवरेट टॉपिक है ये सीबीएसई का। ठीक, तो हम लोग आज पढ़ेंगे जीन प्याजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, बाकी आपको पता है कि थोड़ी सी क्लासेस नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सम हेल्थ इशू एंड कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए मैं आपसे सबसे सॉरी बोलती हूँ। और नाउ ऑल द क्लासेस विल बी रेगुलर। ठीक है, सारी क्लासेस अब रेगुलर रहेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर रहे। ठीक है, वैसे रेगुलर ही रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं और 1 या 2 क्लासेस एक दिन में ट्राई करूँगी लेने के लिए। ठीक है, बाकी यार आपको पता ही है कि जैसे कि मैंने सीरीज़ डाल रखी है अपनी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की, बायोलॉजी की और अपनी रीजनिंग की, वो भी डाल रखी हैं। ठीक है, वो सारी आप जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं और उन पर्टिकुलर टॉपिक से आई होप उसके बाद उसको देखना भी नहीं पड़ेगा और उससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप डायरेक्ट उसके बाद मल्टीपल क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप सारी क्लासेस को देख लें और उसमें से कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, आपको और फिर बाकी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज ये न्यू टॉपिक है बिल्कुल अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ प्रीतिका, आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन से। राइट, तो जीन प्याजे कौन थे। जीन प्याजे एक साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक, जो माइंड को पढ़ने वाला आदमी। मनोवैज्ञानिक मतलब जो दिमाग को पढ़ ले, सामने वाले के दिमाग को पढ़ ले कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट। राइट, तो जीन प्याजे एक स्विट्जरलैंड के बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बच्चों के ऊपर बेसिकली स्टडी करी थी अपनी, कि बच्चों का माइंड किस हिसाब से डेवलप करता है और वो माइंड में उनके क्या चल रहा है, उन चीज़ों को एब्जॉर्व किया था, उन चीज़ों को रीड किया था, स्टडी की थी कि बच्चों के में माइंड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी माइंड का डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है। ठीक है, इस पे इन्होंने बेसिकली अपना फोकस किया था। तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इन्होंने बच्चों पे किया था। ये स्विट्जरलैंड के थे, साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ही फेमस। तो ये याद हो जाना चाहिए कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के थे। ठीक, अब बात करते हैं, इन्होंने एक संज्ञात्मक डेवलपमेंट मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञात्मक यानी माइंड से रिलेटेड संज्ञात्मक विकास, इसके बारे में इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि बच्चों का दिमाग किस हिसाब से क्या सोच रहे हैं। जैसे कि कोई चीज़ है पर्टिकुलर, हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इस तरीके का कुछ भी माइंड में हमारे थॉट आते हैं किसी चीज़ को देख के, तो क्या बच्चे भी उसी हिसाब से सोचते हैं। बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है, सोचते तो वो भी वही हैं लेकिन उनका तरीका अलग होता है, उनका पैटर्न अलग होता है। तो इस पे इन्होंने बेसिकली फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चे कैसे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट यानी बिल्ड करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनके दिमाग में थॉट आते हैं जिसकी वजह से वो ये चीज़ों को सोच पाते हैं एक नए तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि बच्चे हाउ टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ठीक है, चाइल्ड जो है वो कैसे अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बिल्ड करता है, सीखता है कि ये चीज़ क्या है, धीरे धीरे कैसे वो डेवलपमेंट होता है उसके दिमाग का, उस पर फोकस किया था। ठीक है, और इन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी बताए थे जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक, अभी हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने और क्या क्या बताया था, किस चीज़ों जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि स्कीमा, एक वर्ड है स्कीमा, वो पूछा जाएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कीमा क्या होता है, तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा एक पैटर्न होता है थॉट का जिसके थ्रू बच्चा जो है वो सीखता है, अपने माइंड में उन विचारों को अटैच करता है, पैटर्न को अटैच करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो स्कीमा माइंड में चलने वाला एक ऐसी चीज़ है जिसको वो व्यवस्थित करके आंसर देता है या लर्न करता है, उसको स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि जो अपने चाइल्ड होते हैं वो एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं, यानी वो अपनी नॉलेज को खुद से ही बनाते हैं। कोई चीज़ को देखते हैं, अगर आपने कुछ बोला होता है पहले का तो वो उसी को सोच के उस चीज़ को पर्टिकुलर देखते हैं। ठीक है, तो नॉलेज को खुद ही बनाते हैं। और इन्हें ये भी कहा गया है कि ये लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है, तो लिटिल साइंटिस्ट
साइंटिस्ट जीन पियाजे ने कहा है, ठीक है। किसको कहा है? बच्चों को कहा है। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें कोई भी चीज़ दे दो, आप उन्हें मुंह में डालेंगे, उसको मुंह में डाल के देखेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, तोड़ेंगे, पटकेंगे, हर तरीके से देखेंगे कि वो है क्या, जानने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविट, मतलब चाइल्ड जो है वो खुद ही सीख जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसे सिखाओगे तभी वो सीखेगा, वो ऑब्जर्व करके, आपको देख के, रियलाइज करके, आपके माइंड को देख के कि आप कैसे हंस रहे हो, बोल रहे हो, उसको ही एनालाइज करके बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड इज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविटिज्म, ठीक है। चाइल्ड जो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, राइट। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा? जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के एक फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी थी, बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, जिन्होंने बताया कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट चाइल्ड नॉलेज, ठीक है। बच्चे किस हिसाब से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। चाइल्ड हाउ टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बच्चे किस हिसाब से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा इन्होंने स्टेजेस भी बताए थे, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक पैटर्न होता है जिसको वो माइंड में व्यवस्थित करके किसी भी थॉट को बनाता है, ठीक। यानी किसी भी चीज़ को देखने का जो तरीका होता है, उसके जो माइंड में चलता है, उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। चाइल्ड एक एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज होता है, लर्नर होता है, कह सकते हैं हम। चाइल्ड एक लिटिल साइंटिस्ट कह रहा है, किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। चाइल्ड एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है, यानी खुद ही सीख जाता है बच्चा, ठीक। यहाँ तक आई होप क्लियर। दूसरी बात एक इन्होंने और बोली थी, एडॉप्टेशन। व्हाट इज द एडॉप्टेशन? इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एसिमिलेशन और एक्मोडेशन में डिफरेंस, यानी एसिमिलेशन, दो ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें एसिमिलेशन भी होगा, एक्मोडेशन भी होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन दे दिया और उसमें 4 पॉइंट दे देंगे कि व्हाट इज द एसिमिलेशन। देखिए, एसिमिलेशन होता है आत्मसत्करण, यानी कोई बच्चा जो होता है वो कैसे किसी चीज़ को देखता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि इसमें क्या करेगा बच्चा, प्रीवियस जो भी नॉलेज है आपकी, ठीक है, उसकी जो भी नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करेगा, ठीक है, कनेक्ट करेगा। प्रीवियस नॉलेज कनेक्ट इन न्यू थिंग, ठीक है। कोई चीज़ देखेगा तो उसमें प्रीवियस नॉलेज को अपनी कनेक्ट करेगा, राइट। किस में करेगा? एसिमिलेशन में। यानी कोई चीज़ बताई, सपोज एग्जांपल में अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जांपल मैंने बोला, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको, सपोज कि कोई बर्ड है, जैसे कि बर्ड है, उसको ब्लैक कलर का कोई पक्षी है, ठीक है, ब्लैक कलर का पक्षी है जिसको हम, उसके 2 लेग होते हैं। जैसे कोई बर्ड है, ठीक है, उसके 2 लेग हैं, तो उसको हमने बोल दिया बर्ड, ठीक है, और उसके 2 लेग होते हैं और वो ब्लैक कलर की है, तो हमने बोला कि ये क्या है? क्रो है, राइट। तो हमने बच्चे को पहले का ये बताया हुआ है कि ये, इसको हम लोग बर्ड कहते हैं, इसके 2 लेग होते हैं, इसके एक बीक होती है और ये ब्लैक कलर का है, इसलिए हम लोग इसको क्रो कहते हैं, ठीक। अब क्या हुआ, बच्चे ने कुछ और देखा जिसके 2 ही लेग थे, ठीक है, 2 ही लेग थे और वो ब्लैक कलर की नहीं थी, लेकिन वो उड़ रही थी। ये उड़ती भी है, ठीक है, फ्लाई भी करती है आसमान में, ठीक, फ्लाई भी करती है। और एक और चीज़ देखी है उसने, जब बाद में उसके भी 2 लेग थे, ठीक है, वो भी फ्लाई करती थी, स्काई में फ्लाई करती थी। तो उसने क्या सोचा कि ये भी क्या है? बर्ड ही होगी, ठीक है, बर्ड होगी और इसको भी हम लोग क्रो ही कहेंगे। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2 लेग हैं और उसके ब्लैक कलर की वो क्रो ही हो, कोई और पक्षी भी हो सकता है, ठीक है, कुछ और भी हो सकती है चीज़ें। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बैट भी हो सकता है, ठीक है, बैट भी हो सकता है, लेकिन वो क्या देखेगा? ये तो क्रो है, उसके माइंड में चलेगा क्रो है। तो वो क्या करेगा? अपनी जो प्रीवियस की नॉलेज है, नॉलेज जब वो ये देखेगा तब भी वो अपनी प्रीवियस की नॉलेज को कनेक्ट करेगा अपने दिमाग में कि ये क्या हो सकता है? ये कोई क्रो हो सकता है, पापा ने तो बताया था या मम्मा ने बताया थे, तो क्रो है। या सपोज उसने एक और एग्जांपल अगर आप लीजिए कि जैसे कि मैंने उसको एक रैबिट दिखाया था पहले, ठीक है, जिसके कि 4 लेग थे, ठीक है, 4 लेग थे और वो उड़ता नहीं था, ठीक है, वो 4 लेग थे और वो वाइट कलर का था,
ठीक है, उसको हम लोग ने पहले का बता रखा था कि ये रैबिट है, लेकिन वो पार्क में गया, उसने क्या देखा, व्हाइट कलर की काऊ देखी जिसके 4 लेग थे। ठीक है, अब क्या है, वो काऊ है, उसके भी 4 लेग है और वो भी वाइट है, तो क्या वो सोचेगा कि काऊ है? नहीं, वो तो क्या करेगा कि अपने प्रीवियस नॉलेज को चेक करेगा और उसमें देखेगा कि इसके भी 4 लेग है, मतलब ये भी रैबिट ही है, इसको भी रैबिट होना चाहिए था, है ना, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो ये रैबिट होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो काऊ थी। तो वो क्या करेगा, इसको भी रैबिट ही समझेगा। क्यों? क्योंकि एसिमिलेट कर रहा है, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को उससे कनेक्ट कर रहा है, तो वो उसको भी रैबिट ही समझेगा। इतना समझ आया? इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, यानी प्रीवियस नॉलेज को यूज करके जो भी वो आंसर दे रहा है, न्यू थिंग के बारे में सोच रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमने उसको बताया कि ये तो काऊ है और इधर जो हमने बताया वो तो क्रो जो नहीं है वो तो बैट है। ठीक है, हमने उसको बताया कि बैट है, तो क्या करेगा वो, अब वो क्या करेगा, रिफॉर्म करेगा अपने माइंड में न्यू चीजों को ऐड करेगा। क्या करेगा, एक वर्ड है, ऐड करेगा, नई नॉलेज को ऐड करेगा, रिफॉर्म करेगा कि नहीं ये तो काऊ है ये कोई रैबिट नहीं है, ये काऊ है। अब क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड में प्रीवियस नॉलेज थी, उसमें कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड किया, रिफॉर्म किया और फिर बोला ये काऊ है और ये बोला ये बैट है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एसिमिलेशन एंड एक्मोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐड करना, अपनी प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड करना एक्स्ट्रा, तो वो एक्मोडेशन कहलाएगा। उस प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करना और उसके बारे में बताना, यानी जो वो कहलाएगा एसिमिलेशन। जब हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, जब कुछ ऐड करेंगे तो वो एक्मोडेशन बन जाएगा, और जब पुरानी ही चीज़ों को यूज़ करके आंसर दे रहा है तो वो एसिमिलेशन कहलाएगा। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पियाजे की थ्योरी में है। ठीक है, स्कीमा, एक्मोडेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ ऐड हो रही, रिफॉर्म हो रही तो एक्मोडेशन में जाएगी, जब प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करके कर रहा है तो वो एसिमिलेशन में आएगी। ठीक, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर 2। आप इन दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले क्या बताया, बर्ड था जिसके 2 लेग थे, ब्लैक कलर का था, मैंने बताया था वो क्रो है जो कि उड़ती है। उसने एक और ऐसे ही बैट को देखा, ठीक है, अब उसे वो भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का था, वो भी उड़ रहा था, तो उसने सोचा ये भी बैट है, ये भी सॉरी क्रो है, लेकिन वो क्रो तो था नहीं, लेकिन उसके माइंड में क्या है, उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ किया और उसने सोचा ये भी क्रो है। ठीक, अब ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल देती हूँ, लेकिन वो था नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन। रैबिट था, उसके 4 लेग थे, व्हाइट कलर का था, हमने उसको बता रखा था, तो उसने क्या देखा, काऊ देखी जिसके 4 लेग थे, वो भी व्हाइट कलर की थी, तो उसने सोचा ये भी तो रैबिट है। क्यों? क्योंकि मम्मा ने तो बताया था, पापा ने तो बताया था, जिसके 4 लेग होते हैं, व्हाइट कलर का होता है, वो भी रैबिट होता है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में वो काऊ थी। तब वो जब हमने उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड किया, उसको बताया नहीं बेटा ये रैबिट नहीं है, ये काऊ है। ठीक है, तब क्या हुआ, हमने ऐड किया तो ये काऊ में उसने जब देखा तो वो एक्मोडेशन कहलाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। ये हमने छोटे छोटे जो वर्ड हैं जो पकड़े हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाद इसके 4 इसने स्टेजेस दी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। वो कौन कौन सी हैं वो अभी हम लोग अभी आगे के जो इसमें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि व्हाट इज़ द 4 स्टेजेस कौन सी बताई थी इन्होंने। एक सेंसरी ऑर्गन बताई थी, ठीक है, सेंसरी में, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन कौन सी थी, कन्वेंशनल, ठीक है, और 4 क्या थी, फॉर्मल। ठीक, ये 4 स्टेजेस बताई थी उन्होंने, जो कि हमारे डेवलपमेंट में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जो कि हमारी स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है, तो वो अभी हम लोग आगे क्लियर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं स्टेजेस। जीन पियाजे की मैंने आपको बताई थी 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उसने बताया था कि कैसे कैसे चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, किस किस स्टेज में, कौन कौन सी एज में उसका माइंड किस हिसाब से डेवलप होता है, ये इन्होंने बताया था जीन पियाजे ने। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सेंसरी मोटर स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये सबसे पहली स्टेज है जिसमें कि उन्होंने बताया
जिसको संवेदी पेशी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसरी मोटर, सेंसरी मतलब क्या, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू बच्चा जो होता है वो समझता है, चीज़ों को एहसास के थ्रू समझने की कोशिश करता है और उन्हीं के थ्रू वो बताने की भी कोशिश करता है। जैसे ये किस एज में होता है? ये 0 to 2 ईयर्स, यानी जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है छोटे में, तब क्या करते हैं, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस हिसाब से होता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेंसेस की, यानी सेंसेस से वो सीखता है। जैसे हम लोग उसको टच करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो हम लोग के को आव भाव को देख के पता लगाता है कि हमारा मूड कैसा है। अगर हम स्माइल करते हैं तो वो भी स्माइल करता है, अगर हम गुस्सा करते हैं तो वो भी रोने लगता है, ठीक है। और क्या होता है, बच्चे को अगर भूख और प्यास लगती है तो भी आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं रोना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे बताते हैं? हर चीज़ अपना रो के बताते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, अभी वो बोल नहीं पाएंगे, तो हर चीज़ें वो कैसे बताते हैं? अपने सेंसेस के थ्रू बताते हैं, ठीक है। या उनको कहीं पेन हो रहा हो, बॉडी में कहीं दर्द हो रहा हो, तब भी वो रो के बताते हैं। तो वो जो सेंसेस जो होते हैं, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, राइट। और हमारी भावनाओं को भी सेंसेस छू के, टच करके, वो अपनी मदर की स्किन को टच करके ही पहचान जाएंगे कि ये कि मेरी माँ, मेरी मदर है, ठीक है। और कोई अगर उसको ले लेता है तो तुरंत रोना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसेस के थ्रू, ठीक है। अब बात करते हैं इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है? बच्चे कैसे सीखते हैं, आपको पता होगा, नकल करके। जब हम कोई काम करते हैं तो बच्चे भी उसी को बिल्कुल मिरर की तरह देखते हैं, वॉच करते हैं और नकल करते हैं। जैसे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे, अगर हम गुस्सा करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, अगर हम खुश रहेंगे तो वो हमें वॉच करते हैं तो वो भी खुश रहेंगे, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं नकल करके सीखते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज़, जैसे हम छोटे बच्चों के पास, जैसे आपने देखा होगा टेडी बियर वगैरह अगर रख दो, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस उनमें भी डेवलप नहीं होता। जैसे हमने सामने टेडी बियर दिखाया, सपोज ये कोई टेडी बियर है, ठीक है, ये टेडी बियर है, ये हमने पहले इसको शो किया, ठीक है, शो किया और थोड़ी देर बाद हमने इसको हटा दिया उसके सामने से, तो क्या होगा? बच्चा सोचेगा कि था ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे करके अगर हमने गुम कर दिया, तो वो समझ नहीं पाता है कि था कि नहीं था, है ना। वो सोचेगा, लगता है उड़ गया, गायब हो गया, इनविजिबल हो गया, उसको ही नहीं लगता कि हमने पीछे उसके हाइड कर रखा है ना। तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वो समझ ही नहीं पाता उसकी वो चीज़ गई कहाँ, अभी उनमें वो चीज़ें डेवलप्ड नहीं हो पाती हैं, ठीक है। कि अगर कोई चीज़ दिख रही है एकदम से गायब हो जाए तो उन्हें लगता है कि वो चीज़ चली गई है, अभी वो ये नहीं जान पाते कि हमने पीछे छुपा रखा है। जब वो बिल्कुल छोटे हैं, जब वो 2 ईयर्स के होने लगते हैं तो वो उनमें चीज़ें डेवलप होने लगती है। यानी अगर अब आप कोई चीज़ उनके हाइड करोगे और बोलोगे कि चला गया, तो वो क्या करेंगे? पीछे आके ऐसे चेक करेंगे कि है कि नहीं है, कि सच में है, कि मतलब ऐसा बोला है कि गायब हो गया, इनविजिबल हो गया, है ना। तो धीरे धीरे उनमें ये चीज़ें डेवलप होने लगती है। यानी कोई भी चीज़ छुपाओ, दिखाओ, तो वो चीज़ें वो समझने की उनकी जो शक्ति होती है कि हमारे सामने कुछ था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने पेन दो, हटा दो, तो वो भूल जाते हैं, फिर कुछ और करने लगते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता कि पेन था, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें उनमें डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, राइट। तो ये था हमारा सेंसरी मोटर ऑर्गन, ठीक है, जिसमें बच्चा जो होता है किस तरीके से अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करता है और सीखता भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये क्या किस एज में होती है? 2 से 7 ईयर्स के बीच में होती है, ठीक है। जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है तब हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व सक्रियात्मक स्टेज, ठीक है। यानी पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। कौन सी एज में? 2 से 7 ईयर में। और इन्होंने क्या कहा था जीन पियाजे ने, कि बच्चा पहले सीखता है, फिर उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है। यानी पहले हम बच्चा जो है छोटा वो सीखेगा, फिर धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज डेवलप होगी। किसने कहा था? ये जीन पियाजे ने ही कहा था, ठीक है, कि लर्न यानी डेवलपमेंट पहले, लैंग्वेज हमेशा बाद में आती है, ठीक। अब क्या है इसमें, कौन कौन से स्टेजेस में बताया? इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? अपट ला टावी मतलब बदलना, ठीक है, ऐसे बदल दीजिए। इरिवर्सिबिलिटी जैसे कि आप समझिए, और क्या क्या है? इगोसेंट्रिक, एनिमिज्म, वन वे थिंकिंग, टॉय एज और ट्रांजैक्टिव रीजनिंग। देखिए, अगर इरिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, इरिवर्सिबिलिटी में क्या होगा कि वो रिवर्स नहीं कर पाएगा कोई चीज़, यानी कि उसके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो चीज़ों को रिवर्स, यानी कोई चीज़ उल्टी सीधी है उसको वो सीधा कर सके, उसके अंदर अभी ये क्षमता नहीं होती है कि वो किसी भी चीज़ को
रिवर्स करके समझ सके, यानी कोई चीज़ उल्टी पुल्टी है, अब उससे कहो कि इसको ठीक करके दो तो वो उसमें समझ नहीं होती है कि वो चीज़ें वो बता दे कि भाई वो चीज़ें सही है या नहीं है। जैसे कि अगर कोई छोटी, जैसे कि कोई ग्लास है, ठीक है, ये हमारा एक बॉक्स है जिसमें अगर हमने पानी भरा है, ठीक है, और एक ये लंबा ग्लास है, इसमें भी सेम ही पानी भरा है, ठीक है, और दोनों में पानी की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, ठीक, ये स्मॉल है ये बड़ा है, लेकिन अगर बच्चे से कहोगे कि कौन सा लोगे तो वो क्या कहेगा कि मैं बड़ा वाला लूंगा, ये बिग साइज है तो मैं ये लूंगा। क्यों? उसको ये नहीं पता कि दोनों में वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम है, वाटर जो है सेम है, वो ये नहीं जानता, वो ये सोचता है कि नहीं ये लंबा है तो इसमें ज़्यादा होगा, ये छोटा है इसमें कम होगा, तो अभी उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी नहीं होती। वो बस देखा उसने साइज में बड़ा है मतलब ये मेरा है, छोटा वाला छोटा मतलब कम चीज़ आई होगी, ठीक है, तो अभी उनमें ये चीज़ें डेवलप नहीं होती हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं। बात समझ में आई कि अगर दो चीज़ों को अगर देख ले तो वो हमेशा बड़ी वाली चीज़ को ही चूज करेगा, वो ये नहीं समझ पाएगा कि दोनों में सेम ही क्वांटिटी आई है, नहीं, वो ये चीज़ें नहीं रिवर्सिबल कर पाएगा, राइट। ईगोसेंट्रिक की बात करें कि उसको सिर्फ लगेगा मैं हूँ, 2 से 7 एज में क्या कहेगा, कुछ भी कहोगे मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अगर कहीं खेलेगा भी तो मेरे टॉय, मेरा ये, मेरा बैग, मेरी बुक्स, है ना, सब चीज़ इस तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईगोसेंट्रिक की भावना होती है, ठीक है, मेरे अहम की भावना होती है उसके अंदर, कि कौन सी एज में, 2 से 7 में। अब अभी वो जो अपने फ्रेंड्स भी बनाएगा लेकिन पूरी तरह से नहीं बनाएगा, उसको लगेगा हर चीज़ मेरी है, जो मेरी है वो मैं किसी को भी नहीं दूंगा, वो शेयर भी नहीं करेगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये भावना किस में होती है, ईगोसेंट्रिक में, यानी प्री ऑपरेशनल में, ठीक। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इन पॉइंट से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी किस में होती है, ऑपरेशनल में होती है, प्री ऑपरेशनल में होती है, कि कंक्रीट में होती है या फॉर्मल में होती है, इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। एनिमिज्म, एनिमिज्म मतलब क्या होता है, निर्जीव को सजीव समझना, मतलब जैसे आपने देखा होगा ये घरों में कोई चीज़ गिर जाता है, बच्चा चलते 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 गिर गया तो हम क्या करते हैं, जमीन को मार दिया, ऐसे करके मार दिया, ऐसे करके मार दिया, कहते हैं अरे चोट लग गई है ना, मारो मारो इसको मारो, तो उसको लगता है कि हाँ इसको मारा अच्छा किया क्योंकि इसने मुझे गिराया है ना। कोई टॉय ने मार दिया, गिरा दिया, जिसकी वजह से तो टॉय को मार दो ऐसे ऐसे करके, हाँ मारो इसको, तो वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि कोई ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव ही है ना। तो वो क्या समझेगा, कोई भी निर्जीव को सजीव में समझने की उसके अंदर भावना होती, वो कोई सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसके सामने कोई टॉय हो तो उसी के साथ खेलेगा, उसी को समझेगा मेरा है, ठीक है, उसी को बॉटल से दूध भी पिलाएगा, नहलाएगा भी, उसे लगेगा कि ये सजीव है, ठीक है। तो अभी उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती है कि कौन सी चीज़ निर्जीव है और कौन सी चीज़ सजीव है, ठीक। वन वे थिंकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक टाइप की थिंकिंग है, वो ये नहीं समझ पाएगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नहीं, उसका कॉज और इफेक्ट नहीं समझेगा, उसे जो करना है वो करना है, ठीक है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इससे मैं गिर जाऊंगा, वो बेड पे कूदेगा, जंप करेगा, ऐसे ऐसे, उसको ये नहीं पता कि वो उससे फॉल डाउन भी हो सकता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, उसको इसका रिजल्ट नहीं पता, उसको कॉज बस कूदना है, भागना है, उसको जो करना है वो करना है, उसको इसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो एक चीज़ सोच सकता है कि हाँ मुझे खेलना है, ठीक है, उसे उससे मतलब नहीं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैं कस के भागूंगा तो मैं स्टेयर से गिर सकता हूँ, ऐसा उसको कुछ भी उसके अंदर अभी थिंकिंग नहीं आएगी, किसमें, प्री ऑपरेशनल में, ठीक। टॉय एज, इसी को हम लोग कहते हैं टॉय एज, वो अपने टॉय से बहुत प्यार करता है, अपने टॉय, इसी को हम टॉय एज कहते हैं। पूछा जाता है टॉय एज किस में आता है, टॉय एज होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। प्री चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं इसी को हम लोग, और टॉय एज भी कहते हैं, किसको, प्री ऑपरेशनल को, ठीक है, इसी को टॉय एज, प्री चाइल्डहुड एज, सब कुछ इसी को कहते हैं, ठीक। ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग, ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इलॉजिकल रीजनिंग, यानी अभी उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग ही नहीं आई है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ की क्या थिंकिंग है वो चीज़ें इसके अंदर नहीं आई है, ठीक है, अभी उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग नहीं आई है। ट्रांजेक्टिव मतलब कोई चीज़ अगर हो रही, जो मैंने आपको बताया रिवर्सिबल, इन ट्रांजेक्टिव, इलॉजिकल माने कोई भी लॉजिकल चीज़ें नहीं समझेगा वो, कि अगर हम उसको कोई लॉजिकल चीज़ बताए, कोई क्रम में कोई चीज़ बताए, सीरिएशन बताएं, क्लासिफिकेशन बताए, अभी उसके अंदर कोई लॉजिक की भावना नहीं आएगी, यानी कोई भी लॉजिकल से अगर कोई भी बात करोगे तो उसके अंदर अभी थिंकिंग यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें वो समझेगा जो इलॉजिकल है। यानी अगर आप कोई भी बात करोगे
इस तरीके की करोगे कि जो समझने वाली होगी, जिसमें माइंड लगता है, वो चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। यानी कि कोई पजल ऐसी दे दी जिसमें दिमाग लग रहा है इस तरीके का, तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी इलॉजिकल थिंकिंग, अपनी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई। तो ये पूछा जाएगा इलॉजिकल थिंकिंग किस में होती है और लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग अपनी आ जाएगी कॉन्क्रीट में और इलॉजिकल थिंकिंग आएगी प्री ऑपरेशनल में, यानी 2 से 7 ईयर्स में, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल थिंकिंग किस में होती है और इलॉजिकल। ठीक, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। हमने क्या क्या पढ़ा मैं एक बार बता दे रही हूँ आपको। हमने सेंसरी मोटर में पढ़ा जो कि 0 से 2 ईयर्स के लिए होती है, जिसमें सबसे पहले सेंसेस काम करती हैं, जिसके थ्रू वो लर्न करता है। फिर इमिटेशन यानी वो नकल करके भी सीखता है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि कोई भी चीज़ उसके सामने से हटा जाए तो वो ये नहीं समझ पाता कि ये थी या नहीं थी। ठीक है, ये भावना उसके अंदर धीरे धीरे कब डेवलप होती है, जब वो 2 ईयर्स का हो जाता है। ठीक, प्री ऑपरेशनल की बात करें, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर्स तक होती है, जिसमें सबसे पहले बच्चा जो होता है लर्न करता है, फिर उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप होती है। इरिवर्सिबिलिटी होती है, अभी वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाता। कोई चीज़ अगर क्वांटिटी में मैंने आपको बताया वाटर है तो वो बड़े वाले को चूज़ करेगा ये सोच के कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, या इसमें शेक मैंगो शेक ज़्यादा है, या कोई भी चीज़ आपने दी है तो वो ज़्यादा वाली चूज़ करेगा। ईगोसेंट्रिक की भावना होती है, मेरा अहम वाली भावना किस में होती है, प्री ऑपरेशनल में। एनिमिज्म मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव समझता है। ठीक है, अपने टॉयज़ को भी पानी पिलाएगा, टॉयज़ को नहलाएगा भी, टॉयज़ से उतना ही प्यार करेगा कि जितना एक कोई अपने ब्रदर एंड सिस्टर से करता है। ठीक, वन वे थिंकिंग होती है, यानी अभी वो उसके अंदर ये भावना नहीं है कि कोई भी मैं काम करूँगा तो इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, टॉयज भी कहते हैं किसको, प्री ऑपरेशनल को, इसी को प्री चाइल्डहुड भी स्टेज कहते हैं, राइट। ट्रांजेक्टिव माने इलॉजिकल सारी थिंकिंग होगी, लॉजिकल की थिंकिंग कोई भी उसके अंदर डेवलप नहीं होगी, किसमें, प्री ऑपरेशनल में। रहा तक क्लियर। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये होती है अपनी 7 से 11 ईयर्स के बीच में। ठीक है, 7 से 11 साल के बीच में ये अपनी डेवलप होती है, कौन सी, कॉन्क्रीट की। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्क्रीट वाला भी। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, सीरिएशन, यानी इसमें बच्चा जो होता है सीरिएशन यानी सीरीज बनाना सीखने लगता है। किस एज में, अपनी 7 से 11 ईयर्स की एज में बच्चा सीरीज बनाना यानी श्रृंखला, कोई चीज़ जो कि छोटी है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई पेंसिल है या कोई भी चीज़ आपने उसको दे दिखी है, जैसे ये इससे थोड़ी बड़ी, ठीक है, और ये और बड़ी, थोड़ी छोटी, इस तरीके की अगर मैं इसको सीरीज में कहूँ लगाओ तो वो सीरीज में लगा लेगा कि सबसे छोटी कौन सी आएगी, सबसे बड़ी कौन सी आएगी। इस तरीके से वो लगाना सीख जाएगा, है ना, इस तरीके से वो लगाना सीख जाएगा, एक सीरीज में लगाना सीख जाएगा बच्चा, किसमें, इस पे, अपनी कॉन्क्रीट में। ठीक है, कोई भी चीज़ को एक सीरीज में लगाने के लिए अगर उसको बोला जाए तो इसमें उसके अंदर माइंड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है, ताकि वो सीरीज में कोई भी चीज़ आसानी से लगा ले। ठीक है, ट्रांजिटिविटी डेवलपमेंट की बात की जाए, ट्रांजिटिविटी डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है कंपेयर करने लगता है, यानी कंपेयर करना सीख जाता है कि कोई भी चीज़, ये जो मैंने आपको बताया है ये सीरीज, इसमें क्या है, इरिवर्सिबिलिटी, इसमें ये चीज़ कंपेयर वो कर लेगा, यानी कोई भी चीज़ में वो कंपेयर कर लेगा कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। इन दोनों में ये कंपेयर करना सीख जाएगा कि कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, इनमें वो आसानी से कंपेयर कर लेगा। ठीक है, कंपेयर कर लेगा। ठीक है, यानी अगर हम ये वाली चीज़ यहाँ बताएं, अगर मैं इसमें बताऊं तो ये आसानी से समझ जाएगा कि ये छोटा है कि बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया वाटर वाला ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, तो इसमें ये समझ जाएगा कि दोनों में पानी सेम है, यानी दोनों में अगर वो कंपेयर कर लेगा कि पानी की मात्रा दोनों में बराबर है या शेक की मात्रा दोनों में ज़्यादा है, तो कोई फायदा नहीं है कि बड़ा लो छोटा लो, दोनों में एक ही है। तो ये चीज़ इसके अंदर डेवलप हो जाएगी, राइट। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर डेवलप नहीं हुई होगी। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, कोई भी चीज़ को संरक्षण करना, कंजर्व करके रखना, ये भावना भी इसके अंदर आएगी। कोई भी चीज़ संभाल के रखना, ठीक है, कंजर्व करना, अपनी चीज़ों को संभालना, तरीके से रखना, ये सारी चीज़ें अब तक डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अभी इसमें डेवलप नहीं थी। अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें वो समझने लगेगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है, ये सर्कल है, स्क्वायर है, ये सारे शेप्स वो समझने लगेगा। ठीक है, किसमें, 7 से 11 ईयर्स के बीच में वो क्वांटिटी कितने हैं, क्वांटिटी काउंट करने लगेगा, समझने लगेगा,
एरिया क्या है, ठीक है, इसका एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें समझने लगेगा। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने लगेगा कि ये चीज़ क्या है। अगर उसको अलग अलग चीज़ें दी जाए और उसको बोलो सीरीज में लगाए तो वो सर्किल सारे एक साथ लगाएगा, ट्रायंगल एक साथ रख देगा और स्क्वायर एक साथ रख देगा। सारी चीज़ों को एक तरीके से एक सीरीज के रूप में, एक वर्गीकरण के रूप में क्लासिफाइड कर देगा, ठीक है। अगर उसको अलग अलग सी चीज़ें दी जाए, ये किस में डेवलप हो जाएगा, ये अपने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसके माइंड में यहाँ तक डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करें, ये 11 ईयर से डेवलप होती है एडल्ट तक, यानी 18 ईयर्स मान लो या 17 ईयर्स मान लो, तो ये जब बड़ा हो जाता है तब तक ये ईयर्स डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चाइल्ड डेवलप द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जो चीज़ सामने नहीं है, जैसे मैंने कोई स्टोरी सुनाई तो वो बच्चा एज्यूम कर लेगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। जो भी स्टोरी मैं बोलूँगी वो अपने माइंड में इमेजेस के थ्रू बना लेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेगा। जो चीज़ मूर्त सामने नहीं है, अमूर्त है, उन चीज़ों को भी वो अपने माइंड के थ्रू, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू, अपने माइंड के थ्रू वो उन चीज़ों को भी सोच लेगा, ठीक है। तो वो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आएगा। जो चीज़ अमूर्त है, अमूर्त चीज़ों को भी वो सोच सकेगा, उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा, जो कि सामने दिख नहीं रही है, जिनको हम टच नहीं कर सकते। मूर्त और अमूर्त क्या होती है, मूर्त मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, पेन क्या है, मूर्त है, ठीक है। लेकिन अमूर्त जो चीज सामने ना दिखे और उसके बारे में आप बात करें तो उसको भी आप सोच ले उसके बारे में, ठीक है। तो ये अमूर्त थिंकिंग भी कर लेगा जब बच्चा फॉर्मल स्टेज में आएगा, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, निगमात्मक, मतलब आपने पढ़ा होगा डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव क्या होती है, जब हम किसी चीज को पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर हम पूरा रूल समझाते हैं, वो क्या होता है इंडक्टिव। और डिडक्टिव में क्या होगा, पहले हमने रूल्स बता दिया फिर इसके बाद हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। रूल्स के बाद एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। पर इंडक्टिव में क्या होगा, इंडक्टिव में क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं फिर हम कोई रूल सिखाते हैं, ठीक है। पहले हम कोई एग्जाम्पल देते हैं फिर उसके बाद रूल पे जाते हैं। डिडक्टिव में क्या होगा, पहले रूल बता दिया कि भाई ये एरिया का रूल है, ये किसका प्रेशर का रूल है, सारे रूल्स बताते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, राइट। क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग आ जाएगी। अब उसका माइंड डेवलप हो चुका है, वो एक चीज को 10 तरीके से समझ सकता है। मानिए डाइवर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी उसके अंदर और क्रिएटिव थिंकिंग भी, मतलब एक ही चीज के सोचने के 10 तरीके उसके माइंड में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक चीज को एक ही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, नहीं, कोई क्वेश्चन है उसको वो 4 तरीकों से सोच सकता है। अगर आप उसको 4 तरीके से समझाएंगे तो 4 तरीके से समझेगा। उसके अंदर माइंड में क्रिएटिव थिंकिंग आ जाएगी। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग दिशाओं से वो सीख सकता है उन चीज़ों को, क्योंकि अब उसका माइंड पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। उसके माइंड का जो भी संवेग्यात्मक, जो भी संज्ञात्मक, जो भी विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से हो चुका है। वो 10 जगह से सोच सकता है, 10 तरीकों से काम कर सकता है और क्रिएटिव वे में कर सकता है, इनोवेटिव तरीके से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आएंगी डेवलपमेंट की, जो प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगी, वो सारी फॉर्मल में आएंगी। उससे थोड़ी कम की बात करें वो कॉन्क्रीट में आएंगी, और कम की बात करें प्री ऑपरेशन में और सेंसरी से रिलेटेड, जो टच वगैरह से रिलेटेड, ये सारी सेंसरी ऑर्गन में आएंगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जीन पियाजे के स्टेजेस पढ़ी, सबसे पढ़ी सेंसरी, फिर पढ़ी प्री ऑपरेशनल, देन हमने पढ़ी कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर उसके बाद फॉर्मल, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाते हैं वो इन सब से ही पूछे जाएंगे कि ये किस में होता है, ये किस में होता है, कंजर्वेशन किस में होता है, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग कौन से स्टेज में होती है, एज क्या होती है, ये पूछ लेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग किस में होती है, क्रिएटिव किस में होती है, ईगोसेंट्रिक की भावना कब डेवलप होती है, एनिमीज में किस में होता है, ठीक है। और आपका इमिटेशन कब होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस के। तो ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए पूरी तरीके, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो अगर जीन पियाजे से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बाकी इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो लगाने की कोशिश करिए। आई होप जीन पियाजे से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई बचता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको
उसको भी सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको फर्दर मिल जाए। जो भी क्लास आए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी ये सीरीज़ अच्छे से चलती रहे और कोई भी ब्रेक ना हो, और कोई पूरी क्लासेस अभी जो बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, हो गई है प्रॉब्लम, अब आपकी रेगुलर क्लासेस आएगी, तो आई होप आप सारी क्लासेस देख लें और कोई भी डाउट हो ज़रूर बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही हैप्पी रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।